हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस क्लासेज पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम पार्ट 1 पढ़ चुके थे, जिसमें कि हम स्टोमच की स्ट्रक्चर तक पढ़ चुके थे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आता है स्टोमच के बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर बात करें हम स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस मच, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन सबसे अधिक होता है। अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स की, तो 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है ड्यूडेनम, सेकंड होता है जेजुनम और थर्ड होता है इलियम। अगर ड्यूडेनम की बात करें तो ये स्टोमच से कनेक्ट रहता है, और जेजुनम की बात करें तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडल पोर्शन होता है, और इलियम जो कि लास्ट पोर्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, यह लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर लेंथ की बात करें तो 6 या 6.5 मीटर होती है, जो कि अलग अलग बुक्स में अलग अलग होती है। आगे चलते हैं। इट रिसीव्ड इट एट्रियल ब्लड सप्लाई फ्रॉम द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से ब्लड प्राप्त करती है, एक्चुअली इनटू द हेपेटिक पोर्टल वेन टुवार्ड द लीवर, जो कि हेपेटिक पोर्टल वेन होती है और कहाँ तक जाती है, लीवर तक। न्यूट्रिएंट रिच वीनस ब्लड ड्रेन्स इनटू द सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। अगर न्यूट्रिएंट रिच कहाँ वीनस ब्लड कहाँ से प्राप्त करती है, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन से। अगर अब बात करते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स की, तो सबसे पहला पार्ट आता है हमारा ड्यूडेनम, जो कि एक स्मॉल इंटेस्टाइन का शॉर्ट पोर्शन होता है। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो 25 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी अप्रॉक्सीमेटली। ड्यूडेनम लार्जली रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन यूजिंग एंजाइम्स। ड्यूडेनम पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो अधिकतर जिम्मेदार होता है भोजन के टूटने के लिए, जो कि एंजाइम के द्वारा होता है। उसके बाद है द बेलाई ऑफ ड्यूडेनम हैव ए लीप लुकिंग अपीयरेंस। जो बेलाई नामक संरचना स्ट्रक्चर होती है वो लीप लुकिंग अपीयरेंस होती है, यानी लीप के समान दिखाई देती है। उसके बाद है द बेलाई ऑफ ड्यूडेनम हैव ए लीप लुकिंग अपीयरेंस। ब्रूनर्स ग्लैंड, अब ग्लैंड होती है ब्रूनर्स ग्लैंड, वो कहाँ पाई जाती है? सबसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पर पाई जाती है, तो उसका आंसर होगा ड्यूडेनम। अब ये कार्य क्या है इसका, तो ब्रूनर ग्लैंड सीक्रेट करती है म्यूकस को, जो कि कहाँ पाई जाती है, ड्यूडेनम में। अगर बात करें इसके बाद हम सीक्रेटिन एंड कॉलिसिस्टिकाइनिन की, तो आर लीड इन ड्यूडेनल एपिथेलियल। सीक्रेटिन और कॉलिसिस्टिकाइनिन ड्यूडेनल एपिथेलियम के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। व्हेन पाइलोरस ओपन्स, अब पाइलोरस ओपन यानी पाइलोरिक स्पिंचर है, पाइलोरस पार्ट की स्पिंचर है, वो कहाँ खुलती है, तब रिलीज गैस्ट्रिक काइम रिलीज किया जाता है इनटू द ड्यूडेनम फॉर द फर्दर डाइजेशन। भोजन के फर्दर डाइजेशन के लिए पाइलोरस के ओपन के बाद गैस्ट्रिक काइम ड्यूडेनम में रिलीज किया जाता है। उसके बाद आता है दिस कॉज द लीवर एंड गॉल ब्लैडर टू रिलीज बाइल एंड द गॉल ब्लैडर और लीवर के द्वारा बाइल रिलीज किया, एंड द पेनक्रियाज टू रिलीज बाइकार्बोनेट, और पेनक्रियाज के द्वारा बाइकार्बोनेट एंड डाइजेस्टिव एंजाइम सच एज, और कुछ एंजाइम रिलीज किए जाते हैं पेनक्रियाज के द्वारा, जैसे कि ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड एमाइलेज। उसके बाद आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट है आपका जेजुनम। कंप्रेस एज द फर्स्ट टू फिफ्थ बियॉन्ड द ड्यूडेनम का 2 से 5 भाग, ड्यूडेनम के पीछे का 2 से 5 भाग यानी 2/5 भाग होता है, वो होता है जेजुनम। इट इज लार्जर थिकर वॉल्ड, और इसकी जो दीवार होती है वो लंबी और मोटी, मोर वेस्कुलर और अधिक संवहनी, यानी इसमें अगर बात करें ब्लड वेसल्स की तो अधिक पाई जाती है, एंड हैज मोर सर्कुलर फोल्ड देन द इलियम, और इलियम की तुलना में, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का थर्ड पार्ट है, जेजुनम में इलियम की तुलना में अधिक सर्कुलर फोल्ड पाए जाते हैं।
इसके बाद पढ़ते हैं हम द इनर सरफेस ऑफ द जेजुनम, यानी जेजुनम की आंतरिक सरफेस पे इट म्यूकस मेम्ब्रेन इज कवर्ड इन प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। अभी अपने ऊपर देखा था विलाई। विलाई क्या है? जो जेजुनम की आंतरिक सरफेस पे जो उभार पाए जाते हैं, प्रोजेक्शन मतलब उभार पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं हम विलाई। विच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ टिश्यू अवेलेबल टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। जो जिनका कार्य, विलाई का फंक्शन क्या है? विलाई का फंक्शन है सरफेस एरिया को बढ़ाना, जिससे कि न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्ब भी बढ़ सके और डाइजेशन भी बढ़ सके। उसके बाद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस एपिथेलियल सेल्स। अब न्यूट्रिएंट का ट्रांसफर एपिथेलियल सेल के बाहर कैसे होता है? तो अगर हम बात करें शुगर, मोस्टली फ्रैक्टोज का ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। अगर बात करें हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है आपका अमीनो एसिड, स्मॉल पेप्टिटाइड्स जो कि प्रोटीन के टूटने से बनते हैं, विटामिन एंड मोस्ट ग्लूकोज। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है आपका अमीनो एसिड्स, स्मॉल पेप्टिटाइड्स, विटामिन एंड मोस्ट ग्लूकोज। उसके बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का थर्ड पार्ट फाइनल एंड लार्जेस्ट सेगमेंट। इलियम होता है थर्ड पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो कि लार्जेस्ट सेगमेंट होता है। स्पेशली एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 एंड रीअब्जॉर्प्शन कॉन्जुगेटेड बाइल साल्ट। यानी इसमें अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो मोस्टली विटामिन B12 का होता है, और रीअब्जॉर्प्शन की बात करें तो कॉन्जुगेटेड बाइल साल्ट्स का रीअब्जॉर्प्शन होता है इलियम में। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो 4 मीटर लेंथ होती है इलियम की। द इलियोसिकल वाल्व विच एम्प्टीज इनटू द कॉलन। और इलियोसिकल वाल्व के द्वारा यह कहाँ जाकर खुलती है? लार्ज इंटेस्टाइन के कॉलन में। उसके बाद आपका स्मॉल कलेक्शंस ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू। जो लिम्फेटिक टिश्यूज का स्मॉल कलेक्शन होता है, उसको बोलते हैं पेयर पैसेज। क्या बोलते हैं? पेयर पैसेज। 90% ऑफ द कॉन्जुगेटेड बाइल साल्ट्स एब्जॉर्ब बाय द इलियम। जितने भी बाइल साल्ट होते हैं उनका 90% एब्जॉर्प्शन कहाँ किया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में। उसके बाद आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। अगर लार्ज इंटेस्टाइन के लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ होती है 1.5 मीटर, और इसके पार्ट्स की बात करते हैं तो इसके भी पार्ट होते हैं 3। पहला है सीकम, दूसरा है कॉलन, और तीसरा है रेक्टम। अगर सीकम की बात करें तो सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ऐसा पॉइंट होता है तो पॉइंट वेयर द स्मॉल मीट्स द लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद है कॉलन। अगर कॉलन की बात करें तो इसमें 4 रीजन्स पाए जाते हैं। कॉलन में कितने रीजन पाए जाते हैं? 4 रीजन्स। पहला होता है ट्रांसवर्स, दूसरा होता है सिग्मोइड, तीसरा होता है एसेंडिंग, और चौथा होता है डिसेंडिंग। अगर बात करें रेक्टम की तो इट ओपन्स इनटू द एनस। रेक्टम कहाँ जाके खुलता है? लास्ट में एनस में। अगर बात करते हैं इसके आगे हम कंप्लीट डाइजेस्टिव प्रोसेस एंड बैक्टीरिया प्रोड्यूस बी विटामिन। जैसे कि कंप्लीट डाइजेस्टिव प्रोसेस और बैक्टीरिया प्रोड्यूस कहाँ किए जाते हैं? विटामिन B12, थायामीन एंड राइबोफ्लेविन, जो कि विटामिन B कॉम्प्लेक्स के होते हैं। उसके बाद है द लार्ज इंटेस्टाइन म्यूकोसा कंटेंस लार्ज नंबर ऑफ गॉबलेट सेल्स। यानी लार्ज इंटेस्टाइन में म्यूकोसा होता है, वो गॉबलेट सेल से सीक्रेट किया जाता है, और उसका नाम होता है म्यूकस। प्रोटेक्ट टू द वॉल ऑफ द कॉलन, जो कि कॉलन की दीवारों की प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। द सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। एपिथेलियम का एक प्रकार होता है सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, जो कि किसमें चेंज हो जाता है? यहाँ के चेंज टू स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम एट द एनल कैनाल। एनल कैनाल के जाके सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम में चेंज हो जाता है। इसके बाद है द लार्ज इंटेस्टाइन आल्सो एब्जॉर्ब। लार्ज इंटेस्टाइन में हमेशा सम विटामिन, कुछ विटामिन का एब्जॉर्प्शन, कुछ मिनरल्स और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स और कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। ये तो हो गए हमारे एलिमेंट्री ट्रैक्ट के पार्ट और उनका बर्डन। उसके बाद पढ़ते हैं हम मूवमेंट्स इन द एलिमेंट्री ट्रैक्ट। अब एलिमेंट्री ट्रैक्ट में जितने भी मूवमेंट्स होते हैं उनको पढ़ते हैं हम। तो सबसे पहला मूवमेंट आता है मेस्टिकेशन, जिसको हम बोलते हैं चबाना। तो मेस्टिकेशन ब्रेक्स लार्ज फूड पार्टिकल्स इनटू मैनी स्मॉल वंस। मेस्टिकेशन में क्या होता है? जो लार्ज फूड पार्टिकल होते हैं वो स्मॉल फूड पार्टिकल में टूट जाते हैं, यानी ब्रेक हो जाते हैं। इसका
इम्पोर्टेंस क्या होता है, तो लार्ज पार्टिकल्स स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाते हैं तो हमारा सरफेस एरिया बढ़ जाता है, यानी सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है। उसके बाद अगर सरफेस एरिया इंक्रीज करता है तो इंक्रीज करने के बाद उसकी एफिशिएंसी ऑफ डाइजेशन, यानी डाइजेशन की क्षमता भी बढ़ जाती है। उसके बाद दूसरा है सुबॉल्विंग, यानी निगलना। अब इसको तीन फेजेज में डिवाइड किया गया है। तो पहली आती है वॉल्यूंट्री फेज, दूसरी आती है फेरेंजियल फेज और तीसरी आती है ईसोफेरेंजियल फेज। और बात करें वॉल्यूंट्री फेज की, तो बोलस टुवार्ड द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द माउथ एंड इनटू द ओरोफेरिंग्स। बोलस, अब बोलस किसको बोलते हैं, जैसे कि आप खाना खाते हैं तो आपके माउथ में जाने के बाद जो खाना हाफ सेमी सॉलिड होता है उसको बोलते हैं हम बोलस। उसके बाद है फेरेंजियल फेज। तो फेरेंजियल फेज में क्या होता है, विच क्लोज द फेजेज बिटवीन द नैरोफेरेंक्स एंड ओरोफेरेंक्स, ये दोनों के बीच का होता है। फेरेंजियल फेज क्लोज करता है नैरोफेरेंक्स और ओरोफेरेंक्स। दीज मूवमेंट्स प्रिवेंट फूड फ्रॉम पासिंग इनटू द लैरिंग्स, और जो कि प्रिवेंट करता है लैरिंग्स से पास करने को। और हम स्ट्रक्चर देखें लार्ज इंटेस्टाइन की, तो अभी हमने देखा था। अब देखिए अगर लार्ज इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर में देखते हैं तो हेपेटिक फ्लेक्सर और स्प्लेनिक फ्लेक्सर। अब लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट लीवर की तरफ होता है उसको बोलते हैं हेपेटिक फ्लेक्सर, और जो पार्ट स्प्लीन की तरफ होता है उसको बोलते हैं स्प्लेनिक फ्लेक्सर। अभी हमने देखा था लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट, उसमें भी हमने कॉलन के पार्ट देखे थे। तो देखिए ये देख सकते हैं आप, ट्रांसवर्स कॉलन, ये यहाँ से लेके यहाँ तक दिख रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉलन। ये है असेंडिंग, यानी राइट लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसको बोलते हैं असेंडिंग पार्ट, और लेफ्ट लार्ज इंटेस्टाइन होती है उस पार्ट को बोलते हैं डिसेंडिंग पार्ट। और ये आप लास्ट में देख सकते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं सीकम। और सीकम के जस्ट नीचे ही अपेंडिक्स पाई जाती है, अगर जिसके इंक्रीज होने से पेन होता है। और ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक सिग्मोइड पार्ट, उसके बाद आपका रेक्टम, और रेक्टम के बाद एनस। उसके बाद देखते हैं, ये आप जो डायग्राम देख रहे हैं ये आपके पेरिस्टाइलिस मूवमेंट का है। अब उसके बाद आता है मूवमेंट्स इन द स्टोमच। अब स्टोमच में कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं, तो पहला मूवमेंट है मिक्सिंग वेव एंड पेरिस्टाइलिक वेव्स, यानी इसमें दो तरह की तरंग, एक तो मिक्सिंग वेव्स एंड दूसरे पेरिस्टाइलिक वेव्स। तो अगर मिक्सिंग वेव्स की बात करें तो इनकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन होता है मिक्सिंग वेव की वजह से, तो वो होता है वीक कॉन्ट्रैक्शन। और पेरिस्टाइलिक वेव से जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो इसका रिजल्ट क्या होता है, एक तो इसका वीक की जगह इसके अपोजिट होता है, और दूसरा इसका रिजल्ट स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। और एवरी 20 सेकंड, यानी प्रत्येक 20 सेकंड बाद होता है स्ट्रोंगर कॉन्ट्रैक्शन होता है पेरिस्टाइलिक वेव्स के द्वारा। जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है, स्ट्रोंगर कॉन्ट्रैक्शन। अब बात करें हम कॉन्ट्रैक्शन से होता क्या है, तो कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज बाय लो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। कॉन्ट्रैक्शन लो ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करता है एंड सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग टू क्रिएट एन अनकंफर्टेबल सेंसेशन। और जैसे ही लो ब्लड ग्लूकोज होता है उसके बाद अनकंफर्टेबल सेंसेशन बन जाता है, और जिसको हम बोलते हैं हंगर पेंग। जिसको क्या बोलते हैं हम, हंगर पेंग, यानी भूख की पीड़ा। लो ब्लड ग्लूकोज होने से भूख लगेगी, जिसकी वजह से जो अनकंफर्टेबल सेंसेशन बनता है उसको बोलते हैं हम भूख की पीड़ा, यानी हंगर पेंग। उसके बाद है मूवमेंट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में मूवमेंट्स की बात करें तो पहला है पेरिस्टाइलिक कॉन्ट्रैक्शन, अलोंग द लेंथ ऑफ द इंटेस्टाइन फॉर वेरिएबल डिस्टेंस, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ में वेरिएबल डिस्टेंस के साथ चलता है पेरिस्टाइलिक कॉन्ट्रैक्शन। और सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन ओनली शॉर्ट डिस्टेंस एंड मिक्स इंटेस्टाइनल कंटेंट्स। और जो सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन होता है वो थोड़ी दूर के लिए होता है इंटेस्टाइनल कंटेंट्स में। कंपोजिशन ऑफ फूड, अगर कंपोजिशन ऑफ फूड की बात करें तो उसमें आता है आपका पहला न्यूट्रेंट। तो ए न्यूट्रेंट इज ए सब्सटेंस दैट इज इंजेस्टेड एंड प्रोसीड बाय द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, यानी पोषक एक तरह का हुआ पदार्थ है जो कि
अंतर ग्रहण मतलब ग्रहण किया जाता है और उसका संदर्भित किया जाता है। न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर बॉडी, और न्यूट्रिएंट्स हमें रिक्वायर्ड क्यों होते हैं? बॉडी ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल फंक्शंस। न्यूट्रिएंट्स की हमें रिक्वायर्ड हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग के लिए और मेंटेनेंस ऑफ सेल फंक्शंस, और हमारी सेल्स के जो फंक्शंस होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। सेकंड आता है कंपोजिशन ऑफ फूड में आपका बैलेंस डाइट। और बैलेंस डाइट की बात करें तो लेक ऑफ ए बैलेंस डाइट, अगर संतुलित आहार की कमी होती है तो कैन लीड टू माल नरिशमेंट। अगर संतुलित आहार की कमी होती है तो आप कुपोषण के शिकार हो जाते हो। एंड ओवर डलेंस कैन लीड टू ओबेसिटी, अगर आप अधिक खाते हो तो आप में ओबेसिटी इंक्रीज हो जाती है, मोटापा बढ़ जाता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स फैसिलिटेट द ब्रेकडाउन ऑफ फूड्स। डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो फूड का ब्रेकडाउन करते हैं। इट इज बाई ए प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलाइसिस। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।